आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्या मुहर्रिकात थे जिसने मुसलमानों को इस मुस्लिम लीग के एस्टेब्लिशमेंट की तरफ राग़िब किया और इसका जो कैम है वो किस तरह वजूद में आया, उसका बैकग्राउंड क्या था और उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या था, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या रिएक्शन था हिंदुओं का इसके एस्टेब्लिशमेंट पर और उन्होंने क्या इतराज़ात लगाया इसके ऊपर, उनके जवाबात भी यकीनन हम इस वीडियो के अंदर शामिल करेंगे। इसके साथ साथ क्या सर्विसेज थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की इन पाकिस्तान मूवमेंट, तो ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर हम उसके बैकग्राउंड की बात करें तो इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह है कि जब मुसलमान एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं एक डेलीगेशन की सूरत में, जिसको हम सिमिलर डेपुटेशन के नाम से याद करते हैं, तो वो मिलने के बाद उनकी जब डिमांड्स पर इत्तफाक होता है तो उसकी सक्सेस जो थी वो एक सबसे बड़ा एक मुहर्रिक बनी मुसलमानों के लिए। और क्योंकि मुसलमानों ने इस डेलीगेशन से ये नतीजा निकाला था कि अगर मुसलमानों ने अपनी डिमांड्स की, अपने राइट्स की बात करनी है तो उसके लिए उनको ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा, क्योंकि ये पहला ऐसा मौका था कि जब मुसलमानों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया था और ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी डिमांड्स लॉर्ड मिंटो के सामने रखी थी सिमिलर डेपुटेशन की सूरत में। तो इससे भी उन्होंने नतीजा निकाला कि अब मुसलमानों को ऑर्गेनाइज्ड हो जाना चाहिए। और इसके पीछे एक बड़ी रीज़न ये भी थी कि जो कांग्रेस का एंटी मुस्लिम जो एटीट्यूड था या उसकी एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज़ थी या उसकी बायसनेस थी टुवर्ड्स हिंदूज, तो वो सारी चीज़ें भी मुसलमानों के अब बिल्कुल वाज़ेह थी उनको। तो इसकी बेस पे भी मुसलमानों को लगा कि अब उनकी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। और तो यूँ एक एनुअल सेशन होता है मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का 1906 के अंदर ढाका में। तो इसमें बड़े नामी ग्रामी प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं। तो वहाँ पे नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका वो अनाउंस करते हैं कि एक अलग से मीटिंग रखी जाए मुस्लिम लीडर्स की और उसके घर के ऊपर। और उस मीटिंग में एक जो लायमल है एक एसोसिएशन के हवाले से, जो मुसलमानों के एसोसिएशन की ज़रूरत है उस हवाले से कुछ चीज़ें ज़ेर बहस लाई जाए। तो यूँ एक मीटिंग होती है 30 दिसंबर 1906 को, जिसको नवाब वक़ारुल मुल्क जो है उसको प्रिजाइड करते हैं और वो इस चीज़ पे जोर देते हैं कि अब मुसलमानों की एक पॉलिटिकल एसोसिएशन होनी चाहिए जो उनके इंटरेस्ट को, जो उनके राइट्स को सेफगार्ड कर सके। तो यूँ नवाब सलीमुल्लाह खान एक रेजोल्यूशन मूव करते हैं और जिसको मुसलमान जो लीडर्स हैं, जिनमें हकीम अजमल खान है, मौलाना जफ़र अली खान है और बहुत सारे दूसरे जो उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, वो उसको पास करते हैं। तो यूँ 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया जाता है। अगर हम बात करें उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, तो सारागा खान साहब से पहले उसके प्रेसिडेंट मुंतखब हुए, हसन बिल ग्रामी उसके सेक्रेटरी बने, नवाब मुस्लिम मुल्क और नवाब वक़ारुल मुल्क उसके जॉइंट सेक्रेटरी बने और एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाई गई थी जो 6 मेंबरान पर मुश्तमिल थी और उसका काम था कि मुस्लिम लीग का जो आइन है, मुस्लिम लीग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्ट करना। ये 6 लोग इससे पहले जो सिमिलर डेपुटेशन था उसमें भी मुसलमानों की नुमाइंदगी कर चुके थे। और इसके साथ साथ वो जो अब रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो तैयार करने थे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मौलाना जौहर अली खान को दी गई थी। और वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ड्राफ्ट किए गए थे उनकी तरफ से, उनको एक ब्रोशर में शामिल किया गया था जिसको ग्रीन बुक का नाम दिया गया था। उसके बाद अगर हम इसके कॉज की बात करें, ऐसे क्या रीज़न्स थे, क्या मुहर्रिकात थे कि मुसलमानों को एक अलग ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। तो इसमें
डॉक्टर के अजीज़ एक रिनाउंड हिस्टोरियन हैं, उनके मुताबिक 4 ऐसे मुहर्रिकात थे, 4 फैक्टर्स थे। वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज द चाइल्ड ऑफ 4 फैक्टर्स। अब हम उन 4 फैक्टर्स की बारी बारी बात करते हैं कि वो ऐसे क्या 4 मुहर्रिकात थे। उसमें सबसे पहले जो था वो था एक सेपरेट एंटिटी होना, मुसलमानों का सेपरेट एंटिटी होना। ये वो ओल्ड बिलीफ था जो बहुत अरसा पहले से सर सैयद अहमद खान जिसका प्रचार करते आ रहे थे, वो इस बात पर बिल्कुल क्लियर थे कि मुसलमान एक सेपरेट एंटिटी हैं, हर हवाले से अलग से कौम हैं और उनके लिए अलग जब अगर उन्होंने राइट्स लेने हैं तो उनको भी अलग अपनी एंटिटी शो करनी पड़ेगी। एक सेपरेट एंटिटी होने के नाते से मुसलमानों ने ये डिसाइड किया था उनकी सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए। क्यों सेपरेट होनी चाहिए, उसमें जो दूसरी रीज़न उन्होंने बताई वो था हिंदू कैरेक्टर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं के राइट्स की बात करती थी। वो अपने आप को पूरे इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव तो गर्दानती थी, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ उन हिंदुओं के राइट्स को प्रोटेक्ट करती थी, मुसलमानों के राइट्स की वो कभी बात नहीं करती थी। तो यूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो हॉलोनेस थी वो भी बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी थी और उसके बाद मुसलमानों को लगा कि अब उनको भी अपनी एक अलग जमात बना लेनी चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ उनके राइट्स की बात करेगी। जो तीसरा फैक्टर वो बताते हैं वो ये है कि जो हिंदुओं की एजिटेशन थी अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तकसीम बंगाल होती है तो जो रिएक्शन शो करते हैं, जिसको हमने एक अलग वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया है, ठीक है। तो उसका उनका जो रिएक्शन था जब वो सामने आया तो मुसलमानों को लगा कि हम तो किसी तौर भी हमारे राइट्स की प्रोटेक्शन किसी तौर भी उनको गवारा नहीं है। तो अगर हमने अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, अगर हमने उनको सेफ गार्ड करना है तो उसके लिए हमें भी ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। और ऑर्गेनाइज होने के लिए मुसलमानों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसको नाम दिया गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जो चौथा फैक्टर था इस हवाले से वो था एक्सक्लूसिव इलेक्टोरेट्स फॉर ऑल रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, कि मुसलमानों ने कहा कि उनके अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए मुसलमानों के, ताकि जहाँ पे वो अपनी नुमाइंदगी कर सके। हर इंस्टीट्यूशन में, हर काउंसिल में उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो ये जो नीड थी उनकी, ये जो डिमांड थी, ये जो ख्वाहिश थी मुसलमानों की, इसने भी उनको उभारा कि इसके लिए अगर वो इस तरह एक्सक्लूसिव इलेक्टोरेट्स की बात करते हैं या वो बात मनवाना चाहते हैं तो इसके लिए यकीनन उनको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। और ऑर्गेनाइज्ड वो हुए इन द फॉर्म ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। उसके बाद अगर हम इन फैक्टर्स को भी ज़हन में रखें और कुछ जनरल फैक्टर्स उनकी भी हम बात करें तो उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मेजर कॉजेज़ भी हो सकते हैं और माइनर कॉजेज़ भी हो सकते हैं। अगर हम मेजर कॉजेज़ की बात करें तो 2 ऐसे मेजर या इमीडिएट कॉजेज़ थे जिन्होंने मुसलमानों को उभारा कि उनकी अलग नुमाइंदगी होनी चाहिए और उनकी अलग जमात होनी चाहिए। उसमें जो पहला फैक्टर था वो अगेन वही था जो हिंदुओं का रिएक्शन था टुवर्ड्स पार्टीशन ऑफ बंगाल। वो किसी तौर भी इसको मान नहीं रहते, क्योंकि मुसलमानों का एक ही रात में, एक ही थोड़े से वक्त में माइनॉरिटी से मेजॉरिटी के अंदर तब्दील हो जाना, उनकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हो जाना, तो वो उनको किसी तौर भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो किसी न किसी तरह उसको अनल करने के दर पे थे। तो यूँ जो उनका रिएक्शन था उसने मुसलमानों को इस चीज़ पे आमादा किया कि उनको अब ऑर्गेनाइज हो जाना चाहिए। जो दूसरा मेजर फैक्टर था वो था अनाउंसमेंट ऑफ रिफॉर्म्स इन एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये जो रिफॉर्म्स की बात थी, सिमिलर डेपुटेशन में जब मुसलमान लॉर्ड मिंटो से मिले थे, उस पर पीछे भी एक रीज़न थी क्योंकि लॉर्ड मिंटो जो है वो रिफॉर्म्स के हामी थे, वो रिफॉर्म्स करना चाहते थे। इसके बाद जो ब्रिटिश में जब लिबरल पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आती है तो उनका भी यही एजेंडा था कि वो इक़्तिदार में आने के बाद रिफॉर्म्स करेंगे इंडिया के अंदर। वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिफॉर्म्स थी उसने भी मुसलमानों को इस बात पे आमादा किया कि अगर उन रिफॉर्म्स में उन्होंने अपनी डिमांड्स को मनवाना है, अपने राइट्स की बात करनी है, तो इसके लिए उनको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। और वो ऑर्गेनाइज हुए ऑल इंडिया
मुस्लिम लीग की सूरत। तो ये मेजर काजेज़ थी। अगर हम माइनर काजेज़ की बात करें तो वो बहुत सारी काजेज़ थी, जिनमें जो हॉलोनेस थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो यकीनन वो एक फैक्टर था कि मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं हो रही थी, उनके हकूक़ की बात नहीं हो रही थी। तो यूँ मुसलमानों ने सोचा कि अगर उन्होंने भी अपने हकूक़ की बात करनी है और उन्होंने भी अपनी नुमाइंदगी करनी है, तो उसके लिए उनको अलग से जमात बनानी पड़ेगी। और दूसरा जो फैक्टर था वो था उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। किसी भी कौम की पहचान उसकी ज़बान होती है, और कौम की जो सालमियत है वो भी उसकी ज़बान की सालमियत के ऊपर मुनहसर होती है। तो यूँ मुसलमानों ने अपनी ज़बान उर्दू को प्रोटेक्ट करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ब्रिटिशर्स और हिंदू वो हिंदी को इम्पोज करना चाहते थे मुसलमानों के ऊपर। तो यूँ जो ओरिजिनेट ये कंट्रोवर्सी, जिसे हम उर्दू हिंदी तनाज़ा या उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के नाम से जानते हैं, तो इसने भी मुसलमानों को इस चीज़ पे आमादा किया। अगर उन्होंने अपनी ज़बान की प्रोटेक्शन करनी है, अगर उन्हें इसको राइज करना है, तो उसके लिए उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना पड़ेगा, और ऑर्गेनाइज होने के लिए उनको एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होगी। तो यूँ ये कंट्रोवर्सी भी इसका सबब बनी। उसके बाद एक और बड़ा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था वो था एजुकेटेड क्लास ऑफ मुस्लिम्स, कि आप मुसलमानों में काफ़ी लीडर ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे, उनका ब्रॉड विजन था उनका। तो वो उनकी सोच अब इस तरफ आ रही थी कि मुसलमानों को कुछ भी नहीं मिलने वाला अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं होते। तो उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया, मुसलमानों को इकट्ठा किया, मुसलमान लीडर्स को इस चीज़ पर आमादा किया कि इंडिविजुअली हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हमने अपने राइट्स की बात करनी है तो हमें उसके लिए ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। तो इसके लिए एक अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का होना ज़रूरी है। इसके बाद जो एक और फैक्टर था वो था नेशनलिज्म का, कि मुसलमान अलग नेशन है, हर हवाले से अलग है, हिंदू अलग नेशन है, दो अलग नेशन है। तो मुसलमानों को अपने जो नेशन है उसके राइट्स की प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसके लिए भी उनको अलग ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात हुई थी, वो डिमांड थी जो मुसलमानों ने सिमिलर डेपुटेशन में भी लॉर्ड मिंटो के सामने रखी थी। तो उन्होंने उससे इत्तेफाक भी किया था। और अब मुसलमानों को जब चूँकि नई रिफॉर्म्स होने जा रही थी, तो इसलिए मुसलमानों को जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात थी, जुदागाना इंतखाबात की जो बात थी, वो उनको नज़र आ रही थी कि शायद इन रिफॉर्म्स में उनकी बात मानी जाए। लेकिन उसको मनवाने के लिए, उसको ब्रिटिशर्स तक पहुंचाने के लिए उनको एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, और इसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया गया। तो ये थी कुछ माइनर काजेज़। इसके अलावा कुछ और ऐसे इवेंट्स भी हुए इस दौरान, जिससे भी मुसलमानों को लगा कि नहीं, अब उनका वजूद इसी सूरत में है कि उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन हो। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो थी वो एंटी मुस्लिम मूवमेंट थी बीजी तिलक की, जिसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है ना मूवमेंट्स शुरू की थी, और एक काउ प्रोटेक्शन सोसाइटी बनाई गई थी। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो कुछ ऐसी मूवमेंट्स थी, ऐसी जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज़ थी हिंदुओं की, आर्य समाज है, शुद्धि है, संगठन है, तो उन्होंने भी ये नारा लगा दिया कि इंडिया ओनली फॉर हिंदूज़, कि जो इंडिया है वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं का है, ऑल अदर्स आर फॉरेनर्स, कि बाकी जितने भी हैं वो बाहर के लोग हैं, असल जो नेटिव्स हैं यहाँ के वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदूज़ हैं। और उन्होंने कहा कि 2 चॉइसेस फॉर देम, कि वो जो फॉरेनर्स हैं उनके पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, क्या दे शुड एक्सेप्ट हिंदुइज़्म और लीव इंडिया, कि या तो वो हिंदू हो जाए और या फिर इंडिया को छोड़ दें, क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, इंडिया ओनली फॉर हिंदू। तो ये जो मूवमेंट थी, इसने भी मुसलमानों को इस चीज़ पे उभारा कि इस तरह तो हमारा जो रिलीजन है, ठीक है ना, और हमारी जो वो पहचान है अलग, वो भी इससे मुतासिर हो गई, उसको इस साख को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको बचाने के लिए, अपनी जो रिलीजियस एंटिटी है उसको बचाने के लिए भी मुसलमानों ने सोचा कि उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो उनके हकूक़ के लिए भी काम करे। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जिन्होंने मुसलमानों को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कैंप की तरफ राग़िब किया। इसके बाद अगर हम
बात करें उसके ऑब्जेक्टिव्स की कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो वो चंद एक ऑब्जेक्टिव्स थे जिसको सामने रखते हुए मुसलमानों ने सोचा था कि उनकी एक अलग जमात होनी चाहिए। सबसे पहला जो उनका ऑब्जेक्टिव था मुसलमानों का, वो ये था कि प्रमोट किया जाए उन फीलिंग्स ऑफ लॉयल्टी को विद द ब्रिटिश एंड इरेडिकेट मिसकंसेप्शंस, कि उनका एक जो मिसकंसेप्शन पाई जाती थी मुसलमानों और ब्रिटिश के दरमियान, वो जो एक गैप था अंडरस्टैंडिंग का, उसको कम करना इसका मकसद था। और ब्रिटिशर्स को ये बताना था कि वी आर लॉयल टू देम, कि हम उनकी हर सूरत में उनके साथ हैं, और हम उनकी जो लॉज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उनको फॉलो करने वाले लोग हैं, ठीक है ना। हम उनकी कहीं भी किसी भी सूरत में मुखालफत नहीं कर रहे। तो उस फीलिंग्स को, उस जो मिसकंसेप्शन पाई जाती थी, जो हिंदुओं ने मिसकंसेप्शन फैलाई हुई थी कि किसी तौर पे जो मुसलमान हैं वो उनके खिलाफ बगावत कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो उस मिसकंसेप्शन को भी ख़त्म करना इसका पहला ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद अगर हम देखें तो मुसलमानों के जो पॉलिटिकल राइट्स हैं या उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनको सेफ गार्ड करना, उनको प्रोटेक्ट करना दूसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव था इस ऑर्गेनाइजेशन का। वो चाहे राइट टू वोट हो, वो चाहे सोशल राइट्स हों, रिलीजियस राइट्स हों, ठीक है ना, और पॉलिटिकल राइट्स हों, तो वो सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना ये एक दूसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव था कि जो अदर कम्युनिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, उनके माबैन भी एक हार्मनी क्रिएट करना, मुसलमानों में और दूसरी कम्युनिटीज़ के माबैन हार्मनी क्रिएट करना, ये भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक मेजर ऑब्जेक्टिव था। कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो 1913 में भी शामिल किए गए इस ऑर्गेनाइजेशन में, जब कायद-ए-आज़म इसमें शामिल होते हैं। उसमें जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो था अचीवमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, कि अब मुस्लिम लीग का जो ऑब्जेक्टिव था मुसलमानों के लिए सेल्फ गवर्नमेंट का भी असूल था, क्योंकि अब हालात कुछ इस तरह के हो गए थे कि मुसलमान अब सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ जाना चाह रहे थे। तो ये ऑब्जेक्टिव भी बाद में शामिल हुआ इसके अंदर। और एक और ऑब्जेक्टिव जो था 1913 के बाद, जिस पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने काम करना शुरू किया था, वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कि दोनों कौमों में यूनिटी लाई जाए, जिसको कायद-ए-आज़म को, जिनको हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो अलमबरदार भी कहा जाता है, तो वो ये कॉन्स्टिट्यूशन 1913 में जब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाई गई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, तो ये दो जो ऑब्जेक्टिव्स थे इनको भी उसका हिस्सा बनाया गया था। तो यूँ ये जो चंद एक ऑब्जेक्टिव्स थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, जिसकी बेस के पे उसने काम करना शुरू किया था। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आता है तो हिंदू उसके अगेंस्ट उठ खड़े होते हैं। वो एक अजीब तरह के रिएक्शन देते हैं उसके खिलाफ, और वो कुछ एतराज़ात भी करते हैं कि ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी है, ये लॉर्ड मिंटो ने इसको इंस्पायर किया है, कि मुसलमानों को इंस्पायर किया है या एजिटेट किया है कि वो अपनी एक अलग से मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, ठीक है। क्योंकि उनके मुताबिक ये था कि वो जो स्ट्रेंथ है कांग्रेस की, उसको तोड़ना चाह रहे हैं, और जो फ्रीडम मूवमेंट है, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, उसकी स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया कि काउंटर करने के लिए ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को करने के लिए मुसलमानों को उन्होंने उबारा था कि आप एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। तो एक उनका एतराज़ ये था। उसके साथ साथ उनका कहना था कि ये जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, इट्स जस्ट अ कम्युनल पार्टी एंड अ रिलीजियस पार्टी। वो कहते थे ये कम्युनल पार्टी है, एक रिलीजियस पार्टी है, मजहबी जमात है, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो ये भी उन्होंने इसके ऊपर एक इतराज़ लगाया था, और उन्होंने कहा था कि ये इसकी जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक लॉज है, कि डेमोक्रेटिक लॉज को भी ये फॉलो नहीं करती, और कम्युनल या रिलीजियस पार्टी है, और ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ऑफिशियली इंस्टिगेट किया गया है, और उसके पीछे वो कहते थे कि लॉर्ड मिंटो का हाथ था। लेकिन हकीकत कुछ बिल्कुल इसके बरअक्स थी। बहुत सारे जो एजम्पशंस थी हिंदुओं की इसके बारे में, या
कुछ वो इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, वो बाद में बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ पे इत्तेफाक भी किया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, और हकीकत भी कुछ ऐसी ही थी कि मुस्लिम लीग थी वो was not found on the instigation of the Britishers। और ब्रिटिशर्स जो है ना, उन्होंने इसकी फॉर्मेशन में, इसके ऑब्जेक्टिव्स में कहीं भी उन्होंने कोई ऐसा रोल प्ले नहीं किया था। और इसके सबसे बड़ा सबूत ये है कि कोई भी ब्रिटिश ऑफिशियल कभी भी इसका चेयरमैन नहीं बना, और कभी भी कोई ब्रिटिश ऑफिशियल किसी भी मीटिंग को, मुस्लिम लीग की मीटिंग को कभी भी इसको प्रिजाइड नहीं किया। तो ये इस बात का बड़ा सबूत है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सूरत में देखें, तो वो तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अब ब्रेन चाइल्ड ऑफ ब्रिटिशर्स लगती थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स थे जो गवर्नमेंट, जो उसके ऑफिशियल्स थे, वो उसको चेयरमैन भी रहे, उसको प्रिजाइड भी करते थे मीटिंग्स को, और ये तो एक कॉमन चीज़ थी उसके अंदर। तो यूँ ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऊपर ये एतराज़ उनके बिल्कुल नहीं बनते थे। अगर वाकई ऑफिशियल इंस्टिगेशन थी इसके पीछे, तो फिर यकीनन कभी ना कभी किसी मीटिंग में कोई ब्रिटिशर जो ऑफिशियल था वो प्रिजाइड भी करता, या कोई वो चेयरमैन भी इसका बनता। तो ऐसा जब कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब यही था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदा जमात थी, और मुसलमान ही इसको बनाने वाले थे, और वही चाहते थे कि हमारी एक अलग से सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए थी। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि हिंदुओं के रिस्पॉन्स के साथ साथ जो इंडियन प्रेस थी उसका क्या रिस्पॉन्स रहा, तो इस हवाले से अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स रहा इंडियन प्रेस का टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इसमें अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें, तो उसने जो बॉम्बे से पब्लिश होता था, तो उसने इसको वेलकम किया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को, कि ये मुसलमानों की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी इसको वेलकम किया था, इस स्टेप को वेलकम किया था। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें द पायनियर को, हम देखें सिविल एंड मिलिट्री गज़ट की हम बात करें, तो उन्होंने इस हवाले से बड़ा न्यूट्रल सा रिस्पॉन्स दिया था, ना उसके अगेंस्ट हुए थे, ना उन्होंने ऐसा इसको खुलम खुला उसकी जो है ना हिमायत की थी। तो एक न्यूट्रल रिस्पॉन्स उन्होंने इस हवाले से दिया था। इसके साथ अगर बंगाली की बात करें, तो उसने एक खुल्लम खुला इसकी मुखालफत की थी, और उसने एक जो है ना वो एक सीरीज़ ऑफ होस्टाइल एंड अब्यूसिव कंडेमनेशन उसने स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। और अक्सर वो इसको जो सलीमुल्लाह लीग के नाम से इसको जो है ना वो लिखते थे, इसको याद करते थे, इसको सलीमुल्लाह लीग अक्सर कहते थे। तो यूँ बंगाली का जो एटीट्यूड था, जो उसकी मुखालफत थी, वो खुलकर सामने आ गई थी। इसके साथ साथ एक और जो मुखालिफ न्यूज़पेपर था वो था द स्पेक्टेटर, तो उसने बड़ा वाज़ेह तौर पर इसकी मुखालफत की, और उसने लिखा कि वी कन्फेस दैट वी डू नॉट लाइक दिस फीलिंग अमंग मुस्लिम दैट दे मस्ट ऑर्गेनाइज इन अ कैंप बाय देमसेल्फ। तो इन अल्फाज से एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि जो इंडियन प्रेस थी उसमें बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स थे उनको ये चीज़ एक आंख भी नहीं पा रही थी कि मुसलमान ऑर्गेनाइज्ड क्यों हो रहे हैं। तो ये था एक मिक्स रिस्पॉन्स जो था ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की तरफ से, जो प्रेस का रिस्पॉन्स था उस पर हमने बात की। इसमें अगर हम देखें तो एस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, इसमें मेजर 4 ग्रुप्स थे जो ये इस चीज़ की डिज़ायर कर रहे थे कि हमारे लिए सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। उन अगर हम 4 ग्रुप्स की हम बात करें, तो वो यूँ कह लें कि अपने जो मुसलमान लीडर्स थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी या लीडर्स थे, वो 4 ग्रुप्स में डिवाइड थे। जो पहला ग्रुप था वो ये था कि वो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाह रहा था कि वो जो हिंदुओं की एजिटेशन है अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसको कन्फ्रंट किया जाए, उसको काउंटर किया जाए। तो उसमें अगर हम देखें तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नाम सामने आता है वो है नवाब सलीमुल्लाह खान है और नवाब अली चौधरी हैं। तो उनके नाम इस हवाले से बड़े काबिल ज़िक्र हैं। जो दूसरा ग्रुप था वो एजुकेटेड लोगों का था, ठीक है, और वो चाहते थे कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलने चाहिए, वो जो राइट है उनका सेपरेट इलेक्टोरेट्स का वो उनको मिलना चाहिए, वो इस चीज़ को फेवर करते थे। उसके लिए उन्होंने कहा, वो चाहते थे कि एक अलग से जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो होनी चाहिए, जिसमें यकूब हसन हैं, अब्दुल अजीज़ हैं और मोहम्मद अली जोहर हैं, इनके नाम काबिल ज़िक्र हैं। जो तीसरा ग्रुप था वो उर्दू को प्रोटेक्ट करना चाह रहा था,
कि उन्होंने जो पहले भी हमने बात की कि जो हमारा एक मेजर फैक्टर था उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी था, तो जो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ उर्दू, तो ये एक तीसरा ग्रुप था जिसमें वक़ारुल मुल्क थे, साहिबजादा आफ्ताब अहमद खान थे। तो ये लोग जो थे जो पर्टिकुलरली जो ये चाहते थे कि हमने उर्दू को प्रोटेक्ट करना है। चौथा ग्रुप था वो रेडिकल्स का था, वो एक कोऑपरेशन चाहते थे कांग्रेस में और एक मुसलमानों में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, ताकि वो अपने राइट्स को सेफ गार्ड कर सकें, ठीक है, जिनमें मियाँ फजल हुसैन है और मौलाना असद मोहानी इस ग्रुप के अंदर शामिल थे। तो ये वो जो ग्रुप्स थे, वो जो पार्टीज़ थी जो एस्टेब्लिशमेंट के खां थे, वो एक 4 मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उसमें डिवाइडेड थे, जिनके ऊपर हमने फर्दर बात की है। इसके बाद अगर हम देखें कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम हो गई, उसके पीछे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत सारे मुहर्रिकात भी थे, और जो इसके अगेंस्ट जो रिएक्शन भी आया, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन कैम के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो मुसलमानों को दी, बहुत सारे राइट्स को प्रोटेक्ट किया, मुसलमानों के राइट्स को, और एक राह हमवार की टूवर्ड्स सेपरेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द फॉर्म ऑफ अ सेपरेट कंट्री पाकिस्तान। तो यूँ अब अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि अगर मुस्लिम लीग ना होती तो कभी भी पाकिस्तान ना बनता। तो इस बात पे भी यकीनन जो है वो एक अलग से बहस हो सकती है। उसमें अगर हम देखें कि थ्रू आउट द पाकिस्तान मूवमेंट अगर हम देखें तो जो सर्विसेज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से दी गई हैं, वो यकीनन इस बात का सबूत है कि बहुत बड़ा किरदार था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इन दी मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले जो डिमांड जो सर्विस थी, या सबसे पहले जो इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, वो था एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। कि 1909 में जब मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स होती हैं, तो उसमें पहली दफ़ा मुसलमानों का जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको मान लिया जाता। तो ये यकीनन ये मुसलमानों का ऑर्गेनाइज होना एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साजिश इस चीज़ का जाता है। उसके साथ साथ मुसलमानों को जॉब्स के अंदर शेयर मिलना शुरू हो गया, मिनिस्ट्रीज़ में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, जुडिशरी में मुसलमानों को उनका जो ड्यू शेयर था वो मिलना शुरू हो गया था। इसके साथ साथ जो एंटी कांग्रेस एटीट्यूड था वो बिल्कुल सामने आ गया था। पहले अगर कोई चीज़ें कुछ ढकी छुपी भी थी तो अब वो बिल्कुल सामने आ गई थी, वो जिसकी हॉलोनेस थी वो थी, और उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल बेनकाब हो गया था। और इसके बाद मुसलमानों ने एस्टेब्लिशमेंट जब हो गई एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो मुसलमानों ने एक प्लान चाक आउट किया कि आप मुसलमानों को क्या करना चाहिए अपने राइट्स के लिए। और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी थी वो थी सेल्फ गवर्नमेंट की। आप मुसलमानों ने सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। तो यकीनन ये इसके प्लेटफार्म के थ्रू हुआ था। उसके बाद एजुकेशन टू मुस्लिम्स एक बहुत बड़ा रोल था कि अब ऑर्गेनाइजेशन ने मुसलमानों की एजुकेशन के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया, और मुसलमानों ने ये इस बात को रियलाइज़ करना शुरू कर दिया कि मुसलमानों को अब ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करनी है। अगर उन्होंने हिंदुओं के मुकाबले में आना है, तो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, तो उनको अपनी एजुकेशन जो है वो हासिल करना पड़ेगी। और इसके बाद मुसलमानों ने जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ भी रागे हुए, वो भी बनाने शुरू किए, और इवन जो यूनिवर्सिटी बनी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी, उसका क्या अमल में लाया गया। तो ये सारे के सारे भी इसके क्रेडिट में चीज़ें आती हैं। और एक और इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट शुरू की गई थी इसके प्लेटफॉर्म से, वो थी ट्राई टू मेक बोथ नेशंस यूनाइटेड। इन जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है उसकी बात की गई थी। 1913 के बाद जब कायदे इसमें शामिल होते हैं, तो अब इस ऑर्गेनाइजेशन ने दोनों कौमों को यूनाइट रखने की कोशिश की, जो कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो ना सका, लेकिन उसकी कोशिशें जो हैं वो ज़रूर इस काम में शामिल थी। इसके साथ साथ खिलाफत मूवमेंट, इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने और उसके लीडर्स ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया, और जो खिलाफत उस्मानिया थी उसको बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी। साथ साथ जो कांग्रेस की ऑप्रेसिव जो पॉलिसीज़ थी, टायरेंट पॉलिसीज़ थी, उसकी इस ऑर्गेनाइजेशन ने खुल्लम खुल्ला मुखालफत की। स्पेशली जब कांग्रेस अपनी मिनिस्ट्रीज बनाती है,
इंडिया में, तो उन मिनिस्ट्रीज की जो टायरानी थी, उनके जो अप्रेसिव वो जो रिजीम था और वो जो जुल्म ज़्यादतियाँ उन्होंने मुसलमानों के साथ की थी, उसकी भरपूर मुखालफत की थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, और हर प्लेटफार्म के ऊपर उसकी मुखालफत की थी। और इसके बाद इसलिए 22 दिसंबर 1939 को 1939 में डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया गया था। इसके साथ साथ ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही थी जिसने मुसलमानों की अलहदगी के लिए, उनकी सेपरेट होमलैंड के लिए उसने स्ट्रगल की। और ये असल जो इसमें जो स्ट्रगल शुरू हुई थी वो होती है 1940 के बाद, जब लाहौर रेजोल्यूशन पास होती है और करारदाद पाकिस्तान पास होती है 1940 में। उसके बाद इसमें मज़ीद तेज़ी लाई गई और वो एक जो स्ट्रगल थी टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस वो अब वाज़े नज़र आ रही थी। और ये वही स्ट्रगल थी जिसने आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के क़याम की शक्ल में मुसलमानों को एक नया मुल्क दिया था। तो यूँ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम से लेकर क़याम पाकिस्तान तक एक वाज़े और बहुत ही अहम किरदार रहा है। और ये वो जमात थी जिसने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर जगह पे मुसलमानों के राइट्स की बात की, उन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात की।